अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रैग्स लॉ। हम लोगों ने एसएसपी 1 की सॉलिड स्टेट फिजिक्स 1 की सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ है। तो इस सीरीज़ में हम इन टॉपिक्स पर बात करने की बात कर चुके हैं इन टॉपिक्स पर। तो आज की वीडियो नंबर 5 है, इसका ए पार्ट है ब्रैग्स लॉ। ओके, तो आज ये न्यू चैप्टर है हमारा, किटल की बुक में से सेकंड चैप्टर है। तो ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? कि इसी टॉपिक की बुनियाद पर ये जो आने वाली वीडियोस है हम इन पर बात करने की कोशिश करेंगे अलग अलग तौर पर। ओके, तो इसलिए ये एक बेसिक हमारे पास वीडियो इन्फॉर्मेशन है। तो ये देखिए, आने वाली वीडियोस में इन टॉपिक्स पर हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो ये देखते जाएं। तो आइए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लास्ट वीडियोस में हमने जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पर हमने डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, और एक्सरे की प्रॉपर्टीज पर, यानी कि जो हम चूंकि जो ये एसएसपी पे 1 है, ये हम छठे सेमेस्टर में स्टडी कर रहे हैं ना। तो 5वें सेमेस्टर में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी 1 को स्टडी किया था। अब छठे सेमेस्टर में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी 2 को स्टडी किया था। तो इस थ्योरी में हमने जो ईएमटी वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इस पर डिटेल में बात की हुई है। ओके, इस पर अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल सीरीज बनी हुई है, इस पर भी और इस पर भी मुकम्मल तौर पर हमारी सीरीज बनी हुई है। ओके हो गया। तो अब हम इस वीडियो में हम ये देखना चाह रहे हैं कि एक क्रिस्टल है, क्रिस्टल के ऊपर जब हम एक्सरे को फॉल करवाते हैं, ओके, जब एक्सरे को फॉल करवाते हैं क्रिस्टल के ऊपर, तो क्या फेनोमेना होता है, उस फेनोमेना को हम ब्रैग्स लॉ की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो इसको हम ब्रैग्स लॉ भी कहते हैं, ब्रैग्स इक्वेशन भी कहते हैं, ब्रैग्स डेरिवेशन भी कहते हैं, मुख्तलिफ इसके नाम है। ओके, तो जो ब्रैग्स लॉ है ये लावे डिफ्रैक्शन का एक स्पेशल केस है। किसके? लावे डिफ्रैक्शन का। तो अब ये लावे क्या है, इसको जो हम ये देखिए, जो मेरे पास वीडियो नंबर 5 है, इसके ये पार्ट में हम लैब इक्वेशन पर बात करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो ब्रैग्स लॉ एक स्पेशल केस है लैब डिफ्रैक्शन का, विच डिटरमाइंस द एंगल, जो यानी कि इंसिडेंट, यानी कि अब यहाँ देखे, ये हम कहते हैं हमारे पास कोई क्रिस्टल है, कोई मटेरियल है, जब इस पर हम एक्सरे फॉल करवाते हैं या लाइट फॉल करवाते हैं या फिर वेव फॉल करवाते हैं, तो इससे अब यहाँ या यहाँ का किसी भी एटम से टकराने के बाद या इसकी सरफेस से टकराने के बाद ये स्कैटर हो जाती है। इंसिडेंट वेव है, ये स्कैटरिंग वेव है। ओके, इसको हम कोहेरेंट वेव भी कहते हैं, इसको हम इनकोहेरेंट वेव, स्कैटरिंग वेव भी कहते हैं। तो जब हम इधर सिर्फ हम सपोज कर रहे हैं मेरे पास क्या है, एक्सरे है। तो जब एक्सरे हम पार्टिकल, मटेरियल पर, क्रिस्टल पर, किसी खास एटम पर फॉल करवाते हैं, तो उधर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड मूव करता है, जिस तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मूव करती है। ओके, तो इन चार्जेस की मूवमेंट क्या करती है, एक वेव अगेन उसी सेम फ्रिक्वेंसी की प्रोड्यूस कर देती है। अब इसको हम इस तरह अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये हम कहते हैं, ये हमारे पास एक क्रिस्टल है। ओके, क्रिस्टल में हमारे पास जो एटम्स हैं वो एक रेगुलर अरेंजमेंट में है। तो हम ऊपर से कोई एक, हम सपोज करते हैं ये हमने क्या किया, वो एक इंसिडेंट रे फॉल करवाई। तो अब यहाँ, या फिर हम चलें, हम ये भी ले लेते हैं, ये वाली, ये दो हमने इंसिडेंट रे फॉल करवाई हैं। तो अब जो इंसिडेंट रे फॉल करवाई हैं इस क्रिस्टल पर, इस मटेरियल पर, किसी खास एटम पर, तो अब क्या होगा कि इधर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड क्रिएट हो जाएगा, यानी कि जिस तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्लाउड क्रिएट होगा। अब वो क्लाउड क्या करेगा, यानी कि चेंजिंग होगी, डिस्टर्बेशन होगी जब हम वेव इस पर फॉल करवाते हैं। सपोज करें यहाँ जो आसपास में जो एटम्स हैं, तो क्लाउड बनता है। अब वो क्लाउड क्या करता है, इस इंसिडेंट आने वाली जो वेव है, जो एक्स रे है, उसी के इक्वल फ्रीक्वेंसी क्या करते हैं, उसी की इक्वल फ्रिक्वेंसी के साथ इसको स्कैटर कर देती है। इस तरह, जिस तरह जितनी फ्रिक्वेंसी इसकी थी उतनी फ्रिक्वेंसी इसकी, तो जितना एंगल अगर हम सपोज करें यहाँ बन रहा है, उतना ही एंगल ये बन रहा है, ये एंगल और ये एंगल सेम होगा बिल्कुल। जब इसी तरह जब हमें ये इंसिडेंट एक्सरे इस एटम पर पड़ती है, तो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बनता है। तो वो क्या करती है, इसका आने वाली इंसिडेंट का एक रिफ्लेक्शन बना देती है, रिफ्लेक्टेड वेव, जो कि हमारे पास ये होती है। तो अगर ये एंगल थीटा 2 है, तो जो थीटा 2 प्राइम होगा, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। ये मेरे पास ब्रैग्स लॉ है एक्चुअली। ओके, यानी कि जब हम किसी मटेरियल पर, किसी क्रिस्टल की इंटरनल स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो हम ब्रैग्स लॉ का सहारा लेते हैं।
तो बेसिकली तो मेरे पास ब्रैग हमें क्या बताता है कि ये हमें रिलेशनशिप बताता है कि एक्स रे लाइट शूटिंग, एक्स रे के दरमियान जो हम फॉल करवा रहे हैं और जो क्रिस्टल की सरफेस है या इंटरनल सरफेस या सेकंड सरफेस लेने, सरफेस तो बेसिकली एक ही है ना, तो इंटरनल उसकी साइड होगी या बाहर से टकराने के बाद या फिर वो अंदर आती है, तो कोई भी है, यानी कि हमें ये रिलेशनशिप देती है एक्स रे के दरमियान और क्रिस्टल की सरफेस के दरमियान। तो अब इसकी डेफिनेशन इस तरह बनती है कि जो ब्रैग्स लॉ है, ये जब किसी हम उस क्रिस्टल के सरफेस के ऊपर एक्स रे को फॉल करवाते हैं तो एक इंसिडेंट एंगल बनता है जो कि हमारे पास ये होता है, और एज अ रिजल्ट के तौर पर हमारे पास एक रिफ्लेक्टिंग एंगल बनता है सेम एंगल के साथ। ओके, तो उधर हमारे पास पास डिफरेंस भी होता है, वूल नंबर भी होता है, वेवलेंथ भी होती है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी होता है। ओके, अब यहाँ देखें कि हम यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो हमारे पास डी है। ओके, तो जब ये यहाँ आएगा या ये इंसिडेंट को, तो इधर हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्रिएट होता है। अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कौन सा होता है? जब क्रस्ट से मिलता है, ये देखिए, यानी कि जब हमारे पास ये है, तो जब ये है, ओके, तो जब ये क्रस्ट से मिलेगा तो हमारे पास कंस्ट्रक्टिव डिफरेंस हो इंटरफेरेंस होगा, या फिर ट्रफ से मिलेगा तब भी हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। तो इधर हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्रिएट होती है। वो किस तरह होती है? वो इस तरह के हम जानते हैं जो एक्स रे है ये बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इधर हम लिखा था, ये देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक पार्ट भी होता है और मैग्नेटिक पार्ट भी होता है। अब आप लोग एक पहले पिक्चर देखें, उसके बाद इसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो आई होप आपने पिक्चर देखी है। तो पिक्चर में यही बताया गया है कि हम सपोज करते हैं ये मेरे पास फर्स्ट लेयर है, सेकंड लेयर है, थर्ड लेयर है, फोर्थ लेयर, एक हमारे पास क्रिस्टल है। तो क्रिस्टल में हमारे पास ये लेयर्स हैं। ओके, तो हम कहते हैं जब हमारे पास फर्स्ट जो इंसिडेंट एक्स रे आ रही है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पर मुश्तमिल है, यानी कि वो इस तरह होते हैं ना, ये हमारे पास इस तरह है, ये हमारे पास, ओके, ये हमारे पास इसी तरह आती जा रही है। तो यहाँ से जब ये होगी तो ये जो होगी ये मटेरियल क्रिस्टल की लेयर इतनी सी ख़त्म हो जाएगी। ओके, तो जब यहाँ से क्लाउड बने, क्लाउड की वजह से क्या होगा? रिफ्लेक्ट होगा, ये इस तरह। ओके, तो जब रिफ्लेक्टिंग होगी, इधर जो हमारे रिफ्लेक्टिंग होगी, तो रिफ्लेक्टिंग में जो हमारे पास होगा ना, ये क्या है? ट्रफ है, तो इधर भी ट्रफ ही बनेगा, यानी कि इधर हमारे इस ये क्या बन चुका है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बन चुका है। ओके, तो बिल्कुल इसी तरह हमारे पास ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चली ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ओके, तो ये ट्रफ है, ये ट्रफ है, तो कंस्ट्रक्टिव। अब सपोज करते हैं हमारे पास सेकंड है, तो सेकंड ये है, तो हम ऐसे आ रहे हैं, ये है, ऐसे है, तो ऐसे हमारे पास चलता आ रहा है। हम इस लेयर की बात करने लगे हैं। ओके, तो अब हमारे पास क्या होगा कि हम सपोज करते हैं, चले इस पर ले आते हैं। ओके, इस पर, तो इस पर ये देखें हमारे पास ये है, नहीं, ये ऐसे कर लेते हैं, ये हमारे पास। ओके, तो अब क्या होगा कि ये हमारे पास इंसिडेंट वेव होगी, एक्सरे होगी, तो जब ये रिफ्लेक्ट होगी, इस तरह जो रिफ्लेक्ट होगी है, तो यहाँ भी क्रस्ट ही बनेगा। जिस तरह ये क्रस्ट है, इसी बिल्कुल रिफ्लेक्टिंग वेव में भी क्रस्ट बनेगा, फिर ट्रफ, क्रस्ट, ट्रफ, क्रस्ट, ट्रफ, यानी कि ये जो आपस में होगा बिल्कुल सेम होगा फेज, जिसकी वजह से हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। तो जो यहाँ के एंगल होता है वो यहाँ के एंगल के इक्वल होता है, और यहाँ जो ये होता है डिस्टेंस होता है, ये हमारे पास डी होता है, ये भी हमारे पास क्या होता है? ये डी ही होता है। ओके, और हम जानते हैं कि इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो हमारे पास वेवलेंथ होती है, जिसको हम लैम्डा से डिनोट कर रहे होते हैं। तो अब जो हमारे पास ब्रैग लॉ की जो इक्वेशन है वो हमारे पास क्या है? एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा है, ये हमारे पास। ओके, अब ये क्वेश्चन कहाँ से है, कैसे? बिल्कुल बाकायदा तौर पर इसका प्रूव है, लेकिन हम उस प्रूव की तरफ नहीं जा रहे। हमने जो डायरेक्ट इक्वेशन है वहाँ हमने वो लिख ली हुई है। ओके, ये वो नंबर है, ये लैम्डा है, वेवलेंथ है, ये डी क्या है? डिस्टेंस है। ओके, पास डिफरेंस है, और ये साइन थीटा हमारे पास एंगल है। अब ये साइन थीटा कैसे बना है, इसको भी आप एक पिक्चर देखें, फिर इसको आप देखें कि ये साइन थीटा कैसे बना है। तो अब आपने दो पिक्चर्स देखी हैं, उन पिक्चर्स में आपको पता लग क्या होगा कि जो साइन थीटा पे किस तरह बन रहा है। ओके, तो अब हम इस टॉपिक को क्लोज करते हैं।
कि जो ब्रैग है ये नाम है साइंटिस्ट का। ओके, इसको यानी कि इस प्राइज भी मिला था इस ब्रैग लॉ की बुनियाद पर। तो अगर हम बात करें जो ब्रैग लॉ है, इस ब्रैग लॉ ने सिर्फ अपना जो ब्रैग जो साइंटिस्ट था, इसने ब्रैग लॉ देने के अलावा और भी कई काम किए थे फिजिक्स के फील्ड में। मिसाल के तौर पर जो सोडियम क्लोराइड है NaCl हमारे पास, या फिर जो जिंक सल्फाइड है, और जो मेरे पास डायमंड है, इसकी जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करने में ये ब्रैग लॉ का ब्रैग ने काफ़ी हेल्प की थी। ओके, तो ये मेरे पास था। अब अगर हम बात करें कि जो ब्रैग लॉ की एप्लीकेशन कहाँ कहाँ हम यूज़ करते हैं, तो ब्रैग लॉ को MXRF में भी यूज़ करते हैं, WDS में भी यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम क्रिस्टल की जो इंटरनल स्ट्रक्चर, यानी उसको जिस तरह अभी हम स्टडी कर रहे हैं, ये एक्चुअली इंटरनल स्ट्रक्चर की कोई इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए हम स्टडी कर रहे हैं। अब XRF क्या है? एक्स रे फ्लोरेसेंट स्पेक्ट्रोस्कोपी है। और ये मेरे पास क्या है? वेवलेंथ डिस्पर्सिव स्पेक्ट्रोमेट्री है। ओके, तो अब अगर हम बात करें कि जो हमारे पास है डिफ्रैक्शन, जो ब्रैग्स डिफ्रैक्शन है, जो ब्रैग्स लॉ है, इसको सबसे पहले जो इसका विलियम, जो इसका नाम है विलियम हेनरी जो ब्रैग है, इसने और इसके बेटे ने, इसका बेटा कौन था? विलियम विलियम लॉरेंस ब्रैग। इन दोनों बाप बेटे ने 1913 में ये कंसेप्ट दिया था। तो अब अगर हमसे कोई ये पूछ ले कि ब्रैग लॉ की डेफिनेशन क्या है, उसको मैं 2 दफ़ा ऊपर एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो अगर हम पूछे कि ब्रैग लॉ बताता क्या है, इसको मैं जवाब दे चुका हूँ कि ब्रैग लॉ हमें एक्चुअली रिलेशनशिप बताता है कि जब हम एक्स-रे फायर करवाते हैं क्रिस्टल पर, यानी कि क्रिस्टल की सरफेस और एक्स-रे जो लाइट है उनके दरमियान रिलेशनशिप हमें ब्रैग लॉ बताता है। ओके, तो अगर हमसे कोई पूछे कि ब्रैग लॉ इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, एक तो मैंने रीज़न बता दी, रिलेशनशिप बता दिया, दूसरी बात ये है कि ये बहुत हेल्पफुल है, यूज़फुल है फॉर मयरिंग वेवलेंथ, कि वेवलेंथ की मयरिंग के लिए ब्रैग लॉ इम्पोर्टेंट है। तो इसके अलावा जो क्रिस्टल की लैटिस स्पेसिंग होती है, जिसको हम डेली से डिनोट करते हैं, यानी कि लैटिस स्पेसिंग ये वाली, क्रिस्टल के अंदर कितनी लेयर्स हैं, कितनी स्पेसिंग क्या है साहब, उसको भी डिटरमाइन करने में ब्रैग लॉ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी किरदार अदा करता है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो एप्लीकेशन मैंने बता दी हुई हैं 2। तो अगर हम बात करें कि जो ब्रैग लॉ है ये किस पर डिपेंड करता है, तो जो ब्रैग लॉ एक्सपेरिमेंट है ये रेले स्कैटरिंग पर डिपेंड करता है। ओके, अब ये रेले एक्सपेरिमेंट क्या है? तो अगर आप लोगों ने मेरी सीरीज जो हमने थर्ड सेमेस्टर में वेव्स एंड ओसिलेशन को स्टडी किया था, तो ये मेरे पास सीरीज है। ओके, वेव्स एंड ओसिलेशन में हमने जो रेले एक एक्सपेरिमेंट है, जब हमने वेन्स एक्सपेरिमेंट को भी स्टडी किया था, तो उसमें हमने वहाँ डिटेल में डिस्कस किया था। तो एक्चुअली जो मेरे पास ब्रैग लॉ है ये रेले के कंसेप्ट पर ही है, जिस तरह का एक्चुअली यही कह सिंपल वर्ड हम ये कह देते हैं कि जो ब्रैग लॉ है ये बिल्कुल जो है ना रेले एक्सपेरिमेंट जैसा ही है। ओके, तो यही आज का हमारे पास टॉपिक। अच्छा, अब यहाँ देखें जो हम एक्सरे फाल करवा रहे होते हैं ना, तो अगर पूछे कि एक्सरे क्या है, तो एक्सरे हमारे पास एक पेनिट्रेटिंग एनर्जेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है हमारे पास। एक्सरे क्या है हमारे पास? पेनिट्रेटिंग एनर्जेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। इसकी जो वेवलेंथ होती है वो 10 नैनोमीटर से लेकर 10 पिकोमीटर के दरमियान होती है, इसकी वेवलेंथ एक्सरे की। ओके हो गया। तो अब जो हमसे कोई पूछे कि ब्रैग लॉ की इक्वेशन क्या है, वो हमने बता दी हुई है। ये मेरे पास 2D sin थीटा है, ये मेरे पास ब्रैग लॉ की इक्वेशन होती है। ओके, तो यही आज का हमारा इतना सा टॉपिक है। तो अब जो हमारे पास नेक्स्ट आने वाली वीडियोस होंगी उसमें इंशाल्लाह ब्रैग लॉ के जो कंसेप्ट है इसको हम लेकर चलेंगे। तो यही आज का हमारा इतना सा टॉपिक था। अल्लाह हाफिज़।